हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आप सभी का केजीएस के इस प्लेटफॉर्म पर। हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटी, राज व्यवस्था, और पॉलिटी में आज हमें एक नया यूनिट स्टार्ट करना है, संघ, यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, तो हमने अभी प्रीवियस जो क्लास पढ़ा, प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया डीपीएसपी पूरा किया, और आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं नया यूनिट शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, संघ शुरू करने जा रहे हैं। क्या लिखवाना है जरा बता दीजिए। अच्छा, लिखवाना था पहले, उसके बाद आगे पढ़ाना है। देखें क्या लिखना है। फोर्टी 48 से लिखवाना है। ठीक है, लिखिए 48 में पहले तो आप लिखिए जिसका भी क्लास नहीं चल रहा है वो रिफ्रेश करके क्लास ज्वाइन करें। हाँ, फंडामेंटल ड्यूटीज अभी रेफरेंस दूंगा स्टार्ट करने के पहले। जिसका भी क्लास नहीं चल रहा है रिफ्रेश करके क्लास स्टार्ट करें, क्लास चल जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करें अब। तो पहले 48 लिखते हैं। देखिए 48 में आप पहला पॉइंट लिखिए, पहला बिंदु लिखिए, पॉइंट 1, राज्य राज्य, पॉइंट नंबर 1। कल क्लास नहीं ले पाया एक्चुअली, कल किसी कारण से टेक्निकल एरर कहिए जो कहिए, कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं हो पाया, तो क्लास ऑफ अनाउंस हो गया था मॉर्निंग का, और उसकी वजह से मुझे दूसरी क्लास लेनी पड़ी। कंफ्यूजन हो गया, कल किसी कारण से क्लास नहीं हो पाया। फोर्टी 48 लिखा दिया था मैंने, 48A से लिखवाना है। अच्छा, हाँ 48 तो मैंने बता दिया था शायद। चलिए 48A से लिखते हैं। लिखिए राज्य, नहीं अब इतना नई डिटेल्स नहीं लिखेंगे अभी। आप 48, अच्छा, दुधारू पशुओं का रक्षा करेगा लिखा था, 48A से लिखिए, 48A लिखिए। राज्य राज्य देश के पर्यावरण का संरक्षण राज्य देश के पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन
करने का प्रयास करेगा, संरक्षण और संवर्धन करने का प्रयास करेगा, तथा तथा वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने तथा वन्य जीवों की रक्षा करने संबंधित कदम उठाएगा। वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने संबंधित कदम उठाएगा। हो गया 48। ये लिखने की जरूरत है नहीं 49। 50 भी सिंपल है, बिल्कुल सीधा साधा है, इसमें कुछ है नहीं लिखने लायक वैसा। तो 49 में तो केवल संस्मारकों की रक्षा करने संबंधित बात है, इसको लिखने का मतलब नहीं है। 50 सिंपल लिख लीजिए 50 को। अच्छा 51 तक मैंने लिखा दिया है, पता नहीं क्यों लोग लिखते रहते हैं, जब मैंने लिखवा दिया है तो क्यों लिख रहे हैं, सर ये आर्टिकल, सर वो आर्टिकल। लिखा चुका हूं इसको भी, 50 को भी, 51 को भी। 51 की शायद लिस्टिंग मैंने किया था, यहां पे आपको बताया था। तो अब क्या रहता है, हो गया है। अब नया टॉपिक शुरू करना। संघ शुरू करने के पहले एक ये रह गया, मिस कर गया, ये मैं आपको करा देता हूं। फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य पे चर्चा नहीं हुई थी, ठीक है। ऐसे कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करिए। कुछ लिखने के लिए 50 में, 51 में तो आपको लिस्ट केवल देख लेना है, और 50 में मैंने आपको छोटा सा डिस्कशन करते समय बताया था। कंफ्यूजन मत क्रिएट करिए, कोई कुछ लिखता है, कोई कुछ लिखता है, कोई लिखता है 48 लिखा है, कोई लिख रहा है 51 तक करा दिया है। ठीक है, चलिए, ठीक है, मैं लिखवा देता हूं। फोर्टी नाइन में कुछ विशेष नहीं है लिखने के लिए, 50 लिखाता हूं, 50 लिखिए। लिखिए, राज्य द्वारा 50 लिखिए। फिफ्टी में लिखा रहा हूं, लिखिए, और कोई बहस नहीं है, बंद कर दीजिए बहस। राज्य द्वारा लोक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका को राज्य द्वारा लोक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका को न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक पृथक करने
न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक करने का निर्देश दिया गया है, का निर्देश दिया गया है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इसका अर्थ यह है कि भारत में लोक सेवाओं में, इसका अर्थ यह है कि भारत में लोक सेवाओं में किसी भी अधिकारी को न्यायिक शक्ति नहीं होगी यदि वह अधिकारी प्रशासन के स्तर पर कार्य कर रहा है, यदि वह अधिकारी प्रशासन के स्तर पर कार्य कर रहा है। न्यायिक शक्तियां केवल न्यायपालिका के पास ही उपलब्ध होगी। न्यायपालिका के पास ही उपलब्ध होगी। यह बात बीपीएसपी का आर्टिकल 50 कहता है। ठीक है, जो मैंने लिखाया। अब इसको मैं लिखाऊंगा, ये वाला पॉइंट अब लिखने की जरूरत नहीं, ये सब पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। ये मैंने 4th पॉइंट एम्फेसाइज करके आपको बताया था अनुच्छेद 51 में। जब आप अनुच्छेद 51 पढ़ेंगे तो उसमें 4 बिंदु हैं। तो पहला बिंदु यह है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ये सब आप फोटो खींच सकते हैं इसको, या आपके पास, अगर मैं बेयर एक्ट क्यों कहता हूं, तो बेयर एक्ट में आप ये सब आर्टिकल देख सकें। एज इट इज मैं उसको लिखाने में समय बर्बाद करूं, ठीक नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ाने का, सुरक्षा बढ़ाने का राज्य प्रयास करेगा। पहला, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंध, मतलब दूसरे तीसरे राष्ट्रों के साथ में न्यायपूर्वक संबंध होंगे, सम्मानपूर्वक संबंध होंगे। अपना सम्मान कॉम्प्रोमाइज करके राष्ट्र संबंध नहीं बनाएगा। संगठित लोगों के एक दूसरे के व्यवहारों में, मतलब अंतर्राष्ट्रीय कोई नियम है, अंतर्राष्ट्रीय कोई कानून है, उसकी स्वीकार्यता हो, उसका सम्मान हो, लोग उसको माने, लोगों के व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति स्वीकृति हो, अंतर्राष्ट्रीय मापदंड, अंतर्राष्ट्रीय नियम इत्यादि के प्रति स्वीकार्यता हो, इसको स्वीकार करवाना। और चौथा, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहित करना। मतलब अंतर्राष्ट्रीय कोई विवाद हो, जैसे भारत पाकिस्तान संबंध है, भारत चाइना संबंध है, तो उसमें अगर कोई विवाद है तो उसका निपटारा, विवाद का निपटारा मध्यस्थता से करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये मध्यस्थता से जो करवाया जाएगा, ये वाला जो पॉइंट है, भारत इसको फॉलो नहीं करता है। बीपीएसपी के इस विचार को भारत फॉलो नहीं करता। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर कोई संबंध में विवाद है तो भारत ये कहता है कि ये विवाद द्विपक्षीय वार्ता के द्वारा, भारत और पाकिस्तान के बीच के वार्ता के द्वारा सुलझाया जाएगा। द्विपक्षीय वार्ता, बायलैटरल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। हम यूएन की मध्यस्थता को नहीं मानते या किसी और की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करते। वर्तमान में नेहरू ने ऐसे प्रयास किए थे। जब कश्मीर पर कबायली का अटैक हुआ, पीओके जो आज है उसको कब्जा कर लिया गया, तो नेहरू यूएन चले गए। तो यहां पर ये वाला पार्ट 51 ए बी सी, ये तो आप कर लेंगे,
डी पार्ट जो है इसको मैं लिखा देता हूं, डी मैं इसको लिखा देता हूं, ठीक है। 51 ए बी सी एज इट इज जैसे लिखा हुआ वैसे आपको याद रखना है। 51 डी केवल आप लिख लीजिए, 51 डी। देखिए डीपीएसपी के अनुच्छेद 51 डी के अनुसार डीपीएसपी के अनुच्छेद 51 डी के अनुसार ये जो यहां डी लिखेंगे आप शॉर्ट लिखेंगे, 51 डी स्मॉल डी लिखेंगे, ठीक है। 51 डी के अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा, ये स्मॉल लेटर होगा डी में, 51 डी कैपिटल नहीं होगा, ये नहीं लिखना, ऐसे नहीं, ऐसे डी। राज्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा मध्यस्थता के द्वारा, मध्यस्थता के द्वारा करने का प्रयास करेगा, मध्यस्थता के द्वारा करने का प्रयास करेगा। करेगा, ठीक है, ये लिख लिया। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। वर्तमान में भारत की अंतर्राष्ट्रीय नीति वर्तमान में भारत की अंतर्राष्ट्रीय नीति विवाद निपटारा के लिए, विवाद निपटारा के लिए वर्तमान में भारत की अंतर्राष्ट्रीय नीति विवाद निपटारा के लिए मध्यस्थता के प्रयोग को प्राथमिकता नहीं देती, मध्यस्थता के प्रयोग को प्राथमिकता नहीं देती, मध्यस्थता के प्रयोग को प्राथमिकता नहीं देती। भारत विवादों को द्विपक्षीय वार्ता के द्वारा, द्विपक्षीय वार्ता के द्वारा, भारत विवादों को द्विपक्षीय वार्ता के द्वारा सुलझाने को प्राथमिकता देता है, द्विपक्षीय वार्ता के द्वारा सुलझाने को प्राथमिकता देता है। ठीक है, तो ये 51 लिख लिया। अब यहां से ये डीपीएसपी खत्म हो गया, हमारा डीपीएसपी खत्म हो गया। अब एक बात जो छूट गई, जो मुझे आपसे चर्चा करनी थी, जैसे अगर आप देखें आर्टिकल्स को देखें डीपीएसपी के, तो पहले तो आप देखिए 39 इसमें नहीं है, 39 नहीं आ पाया है। मैं 39 खोलता हूं।
तीन प्रकार के डीपीएसपी हो सकते हैं, ठीक है, तीन प्रकार के डीपीएसपी हो सकते हैं। एक डीपीएसपी है समाजवादी सिद्धांत है, दूसरा गांधीवादी सिद्धांत है, तीसरा उदारवादी सिद्धांत है। ये हैं तीन प्रकार के सिद्धांत हैं। जो समाजवादी सिद्धांत है ये मैंने बताया कल्याणकारी राज्य से जुड़ा हुआ है, ये कल्याणकारी राज्य से जुड़ा हुआ है। राज्य की परिकल्पना से जुड़ा हुआ है। अब अगर हमें यह देखना है कि कौन सा डीपीएसपी समाजवादी है, कौन सा गांधीवादी है, कौन सा उदारवादी है, तो मैं आपको यहां पर इसकी लिस्टिंग थोड़ी सी करवा रहा हूं, इसको आप देख लीजिए। तो इसमें देखिए 38 अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य है, कल्याणकारी राज्य है। आय की असमानता दूर करने की बात की गई है, तो यह कैसा होगा, समाजवादी सिद्धांत होगा। तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल आप यहां पे लिखेंगे एसपी, ब्रैकेट में लिखेंगे एसपी, जहां पर सोशलिस्ट प्रिंसिपल है वहां लिखेंगे एसपी, समाजवादी सिद्धांत, ठीक है। जहां गांधीवादी सिद्धांत होगा जीपी लिखेंगे, जहां उदारवादी सिद्धांत होगा वहां एलपी लिखेंगे, ठीक है। एसपी, जीपी, एलपी तीन प्रकार से लिखेंगे। तो यहां 38 आर्टिकल है, ये एसपी यहां लिखिए, एसपी साइड में लिख दीजिए, 38 आर्टिकल के साइड में एसपी। 39 में लिखिए, यहां भी समाजवादी सिद्धांत है, पुरुष और स्त्री को समुदाय के भौतिक संसाधन का वितरण, ये सबसे अहम समाजवादी सिद्धांत है। तो 39 में एसपी लिखिए, 39 में एसपी समाजवादी सिद्धांत। 39A एसपी, 39A एसपी। 40 ग्राम पंचायत स्थापना की बात की गई है, 40 ग्राम पंचायत गांधीवादी सिद्धांत है, जीपी, जीपी। 41 एसपी, 41 एसपी। 42 एसपी समाजवादी सिद्धांत, सोशलिस्ट प्रिंसिपल। 43 ये दो है, इसमें एसपी भी है, ये वाला पार्ट यहां तक, ये वाला पार्ट यहां तक, यहां तक, ये एसपी है समाजवादी प्रिंसिपल, और कुटीर उद्योग ये गांधीवादी प्रिंसिपल है, तो जीपी। एसपी और जीपी दोनों है, दूसरा वाला पार्ट गांधीवादी सिद्धांत है, ठीक है। तो 43 एसपी और जीपी, ठीक है। 43A, 43A, 43A एसपी, एसपी समाजवादी सिद्धांत। 43B जीपी गांधीवादी सिद्धांत, 43B जीपी गांधीवादी सिद्धांत। 44 लिबरल प्रिंसिपल, एलपी, एलपी। 45 एलपी लिबरल प्रिंसिपल, लिबरल प्रिंसिपल। 46 एसपी समाजवादी सिद्धांत,
47 ऊपर वाला पार्ट एसपी, ऊपर वाला पार्ट यहां तक एसपी, ये एसपी है समाजवादी सिद्धांत, सोशलिस्ट प्रिंसिपल। और ये जो हानिकारक औषधि इत्यादि है ये गांधीयन सिद्धांत है, गांधीवादी प्रिंसिपल, जीपी। 47 एसपी भी है और जीपी भी है, 47 एसपी और जीपी दोनों है, ठीक है, 47 एसपी और जीपी दोनों। अब आइए 48 ये गांधीवादी सिद्धांत जीपी, गांधीवादी सिद्धांत जीपी। 48A ये लिबरल प्रिंसिपल एलपी, 48 है गांधीवादी सिद्धांत जीपी, ये जीपी है गांधीवादी प्रिंसिपल, गांधीवादी सिद्धांत जीपी है। और 48A है लिबरल प्रिंसिपल्स एलपी, ठीक है। 49 भी एलपी ही है, 49 भी एलपी ही है, लिबरल प्रिंसिपल्स में भी आता है, ठीक है। 50 भी एलपी है, 50 भी एलपी है, लिबरल प्रिंसिपल्स, ये भी 50 भी लिबरल प्रिंसिपल है। 51 भी लिबरल प्रिंसिपल है, ये भी एलपी, ये भी एलपी और ये भी एलपी, लिबरल प्रिंसिपल्स, लिबरल प्रिंसिपल्स। तो ये कौन सा प्रिंसिपल क्या है ये मैंने लिस्ट करा दिया आपको। अब इसी के आधार पर आप याद रखिएगा। डीपीएसपी में मैंने बताया बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, सबको याद करना पहली बार में, एक दफा में, फर्स्ट शॉट में सब कुछ याद करना संभव नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा करके आप बात करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके आप तैयार करेंगे। जैसे पहले आप 39, 40, 44, 45, 50, 51 इतना याद कर लीजिए। उसके बाद फिर आप दूसरे आर्टिकल्स पर आइए, ठीक है। तो हमने डीपीएसपी पढ़ लिया है। अब आता है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटी एक्चुअली ये पार्ट 4A जोड़ा गया संविधान में, पार्ट 4A मतलब भाग 4A जोड़ा गया। और इसमें अनुच्छेद आर्टिकल अनुच्छेद 51A जोड़ा गया, कैपिटल ए। पार्ट 4A जोड़ा गया, 51A आर्टिकल जोड़ा गया, ठीक है। ये 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से इसको जोड़ा गया। ठीक है, 42वें संशोधन से जोड़ा गया 1976। 37 क्या है? 37 कल्याणकारी राज्य और समाजवादी सिद्धांत। गांधीवादी सिद्धांत गांधीयन प्रिंसिपल और लिबरल प्रिंसिपल मतलब उदारवादी सिद्धांत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये मौलिक कर्तव्य कैसे जोड़ा गया संविधान में?
मौलिक कर्तव्य कैसे जोड़ा गया संविधान में? तो पार्ट 4A और आर्टिकल 51A। अभी बदल दूंगा, बोर्ड बदल दूंगा। पार्ट 4A जोड़ा गया, भाग 4A जोड़ा गया, 4 क भी कह सकते हैं, और 51A आर्टिकल जोड़ा गया, अनुच्छेद 51A जोड़ा गया। कैसे जोड़ा गया? 42nd अमेंडमेंट से 42वें संविधान संशोधन अधिनियम भी लिखते हैं हम, 1976 से जोड़ा गया। और ये जो हमने लिया इसको, मौलिक कर्तव्य को, ये यूएसएसआर के संविधान से लिया गया। मतलब यूएसएसआर से इसको आयात किया गया, हमने लिया। बताओ, जब मैं पढ़ाता हूं तब आप लोग देखते नहीं हैं, और जब पूरा कर लेता हूं, आगे बढ़ जाता हूं, तब आप पूछते हैं ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। पूरा पढ़ा चुका मैं। समाजवादी सिद्धांत को एसपी कहते हैं, एसपी लिखना था। गांधीवादी सिद्धांत को जीपी लिखना था, और उदारवादी सिद्धांत को एलपी लिखना था। और आर्टिकल बोलता गया, मैं बताता गया पूरा। तो अब उस पर बात नहीं करूंगा मैं। अब हम लोग मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ते हैं। तो संविधान में क्या जोड़ा गया? भाग 4A, आर्टिकल 51A, और 42वें संशोधन से 1976 से इसको जोड़ा गया। ठीक है। इसमें 51A में पार्ट्स जोड़े गए, ए बी सी डी ऐसे करके। तो ये इसकी गिनती अप टू जे मतलब 10 मौलिक कर्तव्य पहले जोड़े गए थे, जे तक पहले था। फिर एक सब पार्ट इसका कर्तव्य में एक के जोड़ा गया, 51A में के जोड़ा गया। ये के मतलब ये था शिक्षा के अधिकार से संबंधित माता पिता अभिभावक को कर्तव्य दिया गया कि इस के को 41A का के को इसको जोड़ा गया 86th CAA मतलब 86th संविधान संशोधन अधिनियम 2002 से। तो पहला तो मौलिक कर्तव्य ही आया नए संशोधन से, मौलिक कर्तव्य ही आया नए संशोधन से। मौलिक कर्तव्य आया नए संशोधन से। इस संशोधन में पार्ट 4A भाग 4A जोड़ा गया, आर्टिकल 51A जोड़ा गया, ये जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से, इससे जोड़ा गया। कहां से लिया गया? यूएसएसआर से लिया गया। अब 51A में कुछ कर्तव्य लिखे गए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, जे तक कर्तव्य पहले से लिखा हुआ था। जे तक कर्तव्य पहले से लिखा हुआ था। एक नया कर्तव्य जोड़ा गया के, 51A स्मॉल के, ये स्मॉल लेटर में के है, ABCD सब स्मॉल है ये, वैसे यहां के है। ये जोड़ा गया बाद में 86th CAA 2002 से। ठीक है। अब इसको हम 51 सॉरी आर्टिकल 51A को हम पढ़ते हैं, यहां पर देखते हैं
हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन यहां पर 51 क लिखा हुआ है। अब इसमें कोई राइटिंग में जो लिखा है उसके अलावा दूंगा नहीं, कोई राइटिंग में अलग से दूंगा नहीं। आपको मैं यहां पर कुछ बातें बता रहा हूं, ये कर्तव्य है, मूल कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है, मूल कर्तव्य है 51 क या 51A। क्या नागरिक का कर्तव्य क्या होना चाहिए? तो पहला कर्तव्य है संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। तो संविधान का अनुपालन करना और उसके आदर्शों का, संविधान के आदर्शों का, संस्थाओं का, राष्ट्र ध्वज का, राष्ट्रगान का आदर करें। तो राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना। इसीलिए जब राष्ट्रगान चलता है तो लोग खड़े हो जाते हैं, राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं। राष्ट्रगान चलते हुए कोई बाधा नहीं डाल सकते, उसके लिए अधिनियम बना हुआ है। संविधान में भी लिखा हुआ है ऐसा, राष्ट्रगान का सम्मान करना आपकी जिम्मेवारी है, आपका कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है। ठीक है। राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना आपका कर्तव्य है, संविधान के आदर्शों का पालन करना आपका कर्तव्य है। बिना वजह के क्वेश्चन अब मत पूछिए। अभी सब सरकार ने एक प्रस्ताव लाया है, बिल लाया है संसद में कि राष्ट्रगान के स्थान पर जो हमारा राष्ट्रगान है उसके के स्थान के साथ साथ वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत जो है, वंदे मातरम को भी राष्ट्रगान के समतुल्य रखा जाएगा। तो अभी एक बिल प्रस्तावित है, इस सेशन में पहले ही दिन उसको लाया गया था, प्रस्ताव राज्यसभा में आया है कि वंदे मातरम को भी वही स्थान प्राप्त होगा जो राष्ट्रगान को है। तो राष्ट्रगीत को, वंदे मातरम को इसके समतुल्य बनाने के लिए, उसका आदर करने के लिए, उसके लिए खड़े हो जाएं, उसको बाधित ना करें राष्ट्रगीत को, एक प्रस्ताव सरकार द्वारा लाया गया है। ठीक है, राष्ट्रगीत हमारा वंदे मातरम है, राष्ट्रगान है जन गण मन। तो एक तो कर्तव्य संविधान के अनुपालन का है, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान, संवैधानिक आदर्श, संस्थाओं का सम्मान करना है। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों। तो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो आदर्श हैं उसके प्रति हमारे हृदय में सम्मान की भावना हो। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता रक्षा करना, उसको अक्षुण्ण या उसको छिन्न भिन्न होने से बचाए रखना हमारा कर्तव्य है। राष्ट्र की एकता बचाए रखना हमारा कर्तव्य है। तो राष्ट्र की एकता बचाने के लिए जो हमारे अंदर जातिगत भेदभाव है, धार्मिक भेदभाव है, भाषागत भेदभाव है, जिससे एकता बनेगी, अखंडता बनेगी। ठीक है, देश की रक्षा करना और आह्वान करने पर, बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना, धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग भेदभाव से उठकर हो। ऐसी प्रथा का त्याग करना जो स्त्रियों के विरुद्ध हो। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना, उसकी रक्षा करना। हमारी जो सामाजिक संस्कृति है उसकी गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना, उसकी रक्षा करना।
प्राकृतिक पर्यावरण की, वन, झील, नदी, वन्य जीव, उसकी रक्षा करना, उसके संवर्धन के प्रति योगदान देना, उनके बारे में दया भाव रखना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना, मतलब अंधविश्वास को दूर करना, विज्ञान को मानना इत्यादि। ठीक है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, हिंसा को दूर रखना, हिंसा से दूर रहना। और राष्ट्र को तरक्की के मार्ग पर ले जाने में योगदान देना, राष्ट्र को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में योगदान देना। तो इतनी बातें कही गई। पहले जब संविधान में पहले मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया तो यहां तक, इहां तक, मतलब जे तक ये बात पहले संविधान में कही गई थी, यहां तक बात कही गई थी। नहीं, लिखना नहीं है आपको। मौलिक कर्तव्य के लिए आपको करना क्या है, आपके पास मोबाइल में मौलिक कर्तव्य है, ऐप होगा, आपके पास ऐप है या आपने डाउनलोड संविधान किया है, बेयर एक्ट है या संविधान है आपके पास। तो उसमें से आपको 2-3 बार पढ़ जाना है, बस कुछ नहीं करना, 2-3 बार पढ़ जाना है। ये जो लास्ट पार्ट है ये जोड़ा गया है, लास्ट पार्ट जो जोड़ा गया है, यदि माता पिता या संरक्षक हैं 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। मतलब 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मौलिक अधिकार दिया गया, शिक्षा का अधिकार, कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया जाता है, आर्टिकल 21A में दिया गया। अब 21A में अधिकार दे दिया गया, मान लीजिए यहां पर यह अधिकार दे दिया गया, लेकिन क्या बच्चे खुद ही अपना अधिकार सुनिश्चित कर पाएंगे? क्या बच्चे खुद ही अपना अधिकार मांग पाएंगे? तो बच्चे अपना अधिकार खुद नहीं मांग पाएंगे। तो यदि बच्चे अपना अधिकार खुद नहीं मांग रहे हैं तो उसकी जिम्मेवारी किसको होगी, उसका कर्तव्य किसका होगा? वो कर्तव्य किसका होगा कि बच्चों के लिए अधिकार मांगे? तो मां बाप का कर्तव्य है, किसी संरक्षक का, गार्जियन का कर्तव्य है। तो मां बाप या गार्जियन 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें, मतलब वो शिक्षा के अधिकार प्राप्त करने में मदद करें। तो ये जोड़ा गया कब? जब मौलिक अधिकार 21A जोड़ा गया 86वें संशोधन से 2002 से। तो साथ में माता पिता को और संरक्षक को कर्तव्य दिया गया कि वो बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें, ये उपलब्ध कराएं। तो 86वें संशोधन से मौलिक अधिकार भी जुड़ा और 46वें संशोधन से मौलिक कर्तव्य भी जुड़ा। ये 51A ये तो मौलिक कर्तव्य है, इसमें स्मॉल k ये जुड़ा, इसी से जुड़ा। साथ में आर्टिकल 45 में भी चेंज किया गया था, वो मैंने आपको पहले पढ़ाया है। अब या तो आप ये बेयर एक्ट, या तो मैंने आपको ये मौलिक कर्तव्य पढ़ाए, या तो आप बेयर एक्ट अपने पास रखिए, मोबाइल में आप डाउनलोड कर सकते हैं। जिस सोर्स से हमने डाउनलोड किया था आप डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल पे जाइए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हिंदी टाइप करिए, आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन डाउनलोड हो जाएगा। और जब वो डाउनलोड हो गया है
तो उसमें से रेफरेंस आपको लेना है। ठीक है। बेयर एक्ट का संदर्भ, बेयर एक्ट संविधान पढ़ने के लिए नहीं है। संविधान पढ़ने के लिए क्लास लेक्चर पढ़िए, एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक पढ़िए संविधान पढ़ने के लिए। और बेयर एक्ट का मतलब संदर्भ है, रेफरेंस है केवल। तो रेफरेंस का मतलब क्या है? रेफरेंस का मतलब कि जब आपको फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ रहे हैं तो आप एक बार निकाल के उसको देख जाइए। जो लक्ष्मीकांत से कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है। बेयर एक्ट लेकिन रखना जरूरी है, क्योंकि लक्ष्मीकांत में कभी कभी छोटी मोटी त्रुटियां रहती हैं, आर्टिकल पढ़ने से वो क्लियरिटी आ जाएगी। अब यहां हमने क्या पढ़ा? अभी अभी हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कौन सा ऊपर वाला पॉइंट है? अभी मैं करता हूं फिर से। मौलिक कर्तव्य भाग 4A, आर्टिकल 51A 42वें संशोधन से जोड़ा गया। ए से लेकर जे तक, क से लेकर ई तक पहले था ट या क के, ये बाद में जोड़ा गया। यूएसएसआर से इसको लिया गया। मौलिक कर्तव्य में क्या बातें हैं? 10 बातें जो पहले से थी वो क्या हैं? तो 10 बातें, ये सब बातें हैं, इसको आप पढ़ेंगे। आप एक एक करके संविधान का पालन, उसके आदर्शों, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय आंदोलन, भारत की एकता अखंडता, देश की रक्षा, अच्छे संबंध, समरसता के संबंध, भेदभाव रहित संबंध, महिलाओं संबंधित प्रथाओं, गलत प्रथाओं का त्याग, ये सब बातें जब आप पढ़ेंगे, 2-3 बार जब आप पढ़ेंगे तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी और अच्छे से याद हो जाएगा। बाकी सीधा मौलिक कर्तव्य से, ये जो सारे मौलिक कर्तव्य हैं, इसको लिखने जैसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इतना पूछा जाएगा, प्रिलिमिनरी में क्वेश्चन होगा, प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न हो सकता है कि इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो आपने अगर 2-3 बार पढ़ा है तो आपको पता चल जाएगा ये मौलिक कर्तव्य है या नहीं। तो आप इसको पढ़ जाएंगे तो प्रिलिमिनरी के क्वेश्चन कर पाएंगे। मुख्य परीक्षा में जनरल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मौलिक कर्तव्य से। जैसे क्या मौलिक कर्तव्य को थोपा जा सकता है? क्या मौलिक कर्तव्य पूरा नहीं करने पर किसी को दंडित किया जा सकता है? तो मौलिक कर्तव्य को नहीं मानने पर दंड नहीं हो सकता। मौलिक कर्तव्य का अनुपालन नहीं करने पर दंड नहीं हो सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट्स में कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट्स में कहा है कि जो मौलिक अधिकार की मांग कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि उनके मौलिक अधिकार स्थापित हों, तो मौलिक अधिकार देने के पूर्व उनके द्वारा मौलिक कर्तव्य पूरा किया गया है या नहीं पूरा किया गया, उसकी छानबीन जरूर हो सकती है। मतलब मौलिक कर्तव्यों को मौलिक अधिकार अनुपालन के समय पढ़ा जाता है कि कोई व्यक्ति मौलिक अधिकार की मांग तो कर रहा है, कोई व्यक्ति मौलिक अधिकार की मांग तो कर रहा है, लेकिन क्या वो मौलिक कर्तव्य का पालन कर रहा है? तो मौलिक कर्तव्य ऐसे तो थोपा नहीं जा सकता, ऐसे तो लागू नहीं होता। ऐसे तो थोपा नहीं जा सकता कि आप मौलिक कर्तव्य पूरा करिए। कैसे थोपेंगे? किस तरीके से थोपेंगे? किस रूप में थोपेंगे? लेकिन जब वो मौलिक अधिकार की मांग कर रहा है, तब उस पर जांच होगी कि क्या वो मौलिक कर्तव्यों को पूरा कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर एक एग्जाम्पल देता हूं। ऐसे बहुत से केस आते हैं, 1-2 केस नहीं, बहुत से केस हैं इससे संबंधित। एक एग्जाम्पल आपको देता हूं। जैसे कोई एक कंपनी है जो केमिकल फर्टिलाइजर्स बनाती है, केमिकल फर्टिलाइजर्स को केमिकल सप्लाई करती है, के लिए केमिकल सप्लाई करती है। तो वो कंपनी सरकार द्वारा बंद कर दी गई, ताला लगा दी गया। मद्रास
हाई कोर्ट में मुकदमा गया। उस कंपनी को जब बंद कर दिया गया तो मद्रास हाई कोर्ट में मुकदमा गया। तो कोर्ट ने उनसे पूछा, क्योंकि वो कंपनी जब केमिकल फर्टिलाइजर बना रही थी तो पर्यावरण को दूषित कर रही थी, पर्यावरण पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था। तो हाईकोर्ट ने उनसे पूछा कि आप मांग कर रहे हैं कि आपको आर्टिकल 19(1) जी में जो व्यवसाय करने की स्वतंत्रता दी गई, वो सरकार छीन रही है, आपकी फैक्ट्री को ताला लगा दे रही है, मौलिक अधिकार आपका छीन रही है, लेकिन क्या आप पर्यावरण को स्वच्छ रखने संबंधित मौलिक कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं? कोई व्यक्ति मौलिक अधिकार की मांग कर रहा है, संविधान का उल्लंघन कर रहा है, या राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित विचारधारा की आलोचना कर रहा है, उसके विरुद्ध खड़ा हो जा रहा है। तो ऐसे तो मौलिक कर्तव्य को थोपा जाना संभव नहीं है, लेकिन कोर्ट ने कई जजमेंट्स में कहा है, कई जजमेंट्स में कहा है कि मौलिक कर्तव्य को मौलिक अधिकार के साथ पढ़ा जाएगा। मौलिक कर्तव्य को मौलिक अधिकार के साथ पढ़ा जाएगा और मौलिक कर्तव्य संबंधित दावों को पूरा करने के पूर्व यह देखा जाएगा कि व्यक्ति ने अपने मौलिक कर्तव्य पूरे किए हैं या नहीं। ठीक है, तो ये मौलिक कर्तव्य के बारे में विचार है। एक जो इसका लास्ट सेंटेंस जो मैं मौलिक कर्तव्य के बारे में 2 लाइनें आप लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, संघ की ओर बढ़ेंगे। अब मैं इधर जो लोग जो लिख रहे हैं बिना वजह, मौलिक कर्तव्य समाजवादी देश में मौलिक कर्तव्य मौलिक दोनों को बराबर महत्व दिया जाता है, जबकि नहीं, मौलिक कर्तव्य एक तो संविधान के माध्यम से है, जैसा तुम पूछ रहे हो कि भारत और जापान में, रसिया में भी कई जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं वहां भी है मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य और सभी देशों में मौलिक कर्तव्य का महत्व है। ऐसा नहीं कि मौलिक कर्तव्य अमेरिका में नहीं, इंग्लैंड में नहीं है। फर्क इतना है कि वहां पर अलग से संविधान में नहीं लिखा गया, अलग अलग कानून है, परंपराएं हैं। ब्रिटेन में परंपरा चलती है, अमेरिका में कई, जैसे वहां के जो फ्लैग है, अमेरिका का फ्लैग है, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिका का नेशनल एंथम है, तो उसके अनुपालन के लिए अलग से कानून बने हैं, वहां पर कर्तव्य दिखता है, मौलिक कर्तव्य दिखता है। इंग्लैंड में भी परंपरा के अनुसार है कि राजा का सम्मान करना, जो भी सम्राट बनता है उसको सम्राट स्वीकार करना, संविधान के आदर्शों को मानना, वहां के राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, ये सब बातें वहां भी कानून में है। कानून कम है वहां, नियम कम है वहां, परंपराएं ज्यादा है। तो जहां पर मौलिक कर्तव्य स्पष्ट रूप से संविधान में लिखा है, जैसे भारत, जैसे यूएसएसआर में पहले था, अभी रूस के कुछ देशों में वैसा ही है, बहुत जगहों पर नहीं लिखा है संविधान में। संविधान में नहीं लिखा है इसका मतलब ये नहीं कि वहां मौलिक कर्तव्य नहीं है, मौलिक कर्तव्य है, संविधान के अनुरूप नहीं है, दूसरे स्वरूपों में है। ठीक है, तो इसमें मौलिक कर्तव्य संबंधित जो लास्ट टिप्पणी का कमेंट है, कमेंट वाला पार्ट है, वो आपको मैं लिखाता हूं। ये सब बातें मैं नहीं लिखाऊंगा, अब जो इस पर जो टिप्पणी लिखाऊंगा वो लिखिए, नोट बनाकर लिखिए, यहां पर मौलिक कर्तव्य नोट बनाकर लिखिए।
नोट बनाकर लिखिए। और मैं इधर जो आप लोग जो बातें कर रहे हैं, जो बातें लिख रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, ये डिस्कशन आप लोग बंद कर दीजिए। बंद कर दीजिए, नहीं तो मैं चैट बंद कर दूंगा, ग्रुप बंद कर दूंगा। ठीक है। आपस में चैट करना, आपस में बात करना सख्त मना है। अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है। ठीक है। 1 मिनट का मैं टाइम देता हूं, 1 मिनट में चैट बंद हो जाना चाहिए सारा, और नहीं तो मैं एक ग्रुप बंद कर दूंगा। और जो लिखेगा उसको दंडित किया जाएगा। तो मौलिक कर्तव्य का नोट लिखिए। लिखिए, मौलिक कर्तव्य नागरिकों में, मौलिक कर्तव्य नागरिकों में राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीयता, राष्ट्रभक्ति, एकता, एकता, समरसता, एकता, समरसता इत्यादि, इत्यादि विचार डालने का, विचार डालने का प्रयत्न करता है। प्रयत्न करता है। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य नागरिकों को, नागरिकों को अनुशासित करने के लिए और उनमें राष्ट्रीय चेतना, मौलिक कर्तव्य लोगों, नागरिकों को अनुशासित करने के लिए और उनमें राष्ट्रीय चेतना, और उनमें राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए संविधान में, संविधान में प्रस्तावित किया गया है। संविधान में प्रस्तावित किया गया है। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। मौलिक कर्तव्य को, मौलिक कर्तव्य को न्यायपालिका द्वारा, न्यायपालिका द्वारा, मौलिक कर्तव्य को न्यायपालिका द्वारा आरोपित नहीं किया जा सकता, आरोपित नहीं किया जा सकता। अर्थात, अर्थात मौलिक कर्तव्य पूरा नहीं करने के लिए, अर्थात मौलिक कर्तव्य पूरा नहीं करने के लिए अर्थात मौलिक कर्तव्य पूरा नहीं करने के लिए किसी को दंडित किया जाना, किसी को दंडित किया जाना
बिना किसी वैधानिक प्रक्रिया के संभव नहीं है। बिना किसी वैधानिक प्रक्रिया के संभव नहीं है। अर्थात यदि विधि या कानून किसी भी मौलिक कर्तव्य को वैधानिक रूप से अनिवार्य बनाता है, किसी भी मौलिक कर्तव्य को वैधानिक रूप से अनिवार्य बनाता है, तभी उस मौलिक कर्तव्य को पूरा नहीं करने पर दंड दिया जाना संभव है। उस मौलिक कर्तव्य को पूरा नहीं करने पर दंड दिया जाना संभव है, अन्यथा नहीं। पैराग्राफ चेंज कीजिए। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने अपनी कई टिप्पणियों में यह स्पष्ट किया है कि उच्चतम न्यायालय ने अपनी कई टिप्पणियों में यह स्पष्ट किया है कि मौलिक अधिकार का मांग करने वाले लोग मौलिक कर्तव्यों का अनुपालन करने वाले होने चाहिए। मौलिक कर्तव्यों का अनुपालन करने वाले होने चाहिए। अतः मौलिक अधिकार सुनिश्चित कराने के समय उनके द्वारा मौलिक कर्तव्य पूरा किए जाने संबंधित तथ्य का अध्ययन किया जाना चाहिए। पैराग्राफ चेंज कीजिए। इस संदर्भ में अधिकार के मामले में न्यायपालिका मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य
दोनों को साथ में पढ़ती है। ठीक है, ये मौलिक कर्तव्य जो हमें देखना था वो टॉपिक हमने देख लिया। तो हमारा डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य दोनों यहां पर पूरा होता है। ठीक है, आज हमें टॉपिक शुरू करना है, वो है संघ। यूनियन। संघ को हम केंद्र भी कह सकते हैं, संघ को केंद्र भी कहा जाता है। यूनियन को केंद्र भी कहते हैं। अब संघ में जो संघ है इसमें आता है संघ कार्यपालिका, संघ कार्यपालिका, संघ कार्यपालिका के अंतर्गत पहले आएगा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ठीक है। संघ कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और उपराष्ट्रपति को कार्यपालिका और विधायिका दोनों में गिनते हैं। इसको कार्यपालिका में भी पढ़ते हैं, विधायिका में भी पढ़ते हैं। बताता हूं, कोई पॉइंट छूटा है तो बाद में बताता हूं उसको। अब इसकी लिस्टिंग कर लेते हैं। दूसरा आएगा संघ विधायिका। दूसरा पार्ट है संघ विधायिका। संघ विधायिका मतलब लेजिस्लेचर, कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव, यानी इसको अंग्रेजी में कहेंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव, इसको कहेंगे यूनियन लेजिस्लेचर। तो संघ विधायिका में पहले तो सबसे पहले संसद, इसके अंदर संरचना पहले पढ़ते हैं। तो संरचना में इसकी जो संरचना हम पढ़ेंगे संघ की, संघ विधायिका की, इसको मैं कंटिन्यू करता हूं दूसरे पेज पर। संघ विधायिका विधायिका, तो इसमें पहले पढ़ेंगे संरचना, संसद, इसके अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा, इसमें राष्ट्रपति भी आता है, लेकिन लोकसभा राज्यसभा के बारे में हम विशेषकर पढ़ेंगे क्योंकि राष्ट्रपति हम पहले पढ़ चुके होंगे। संरचना, फिर प्रक्रिया। तो प्रक्रिया में विधि निर्माण, अन्य प्रक्रियाएं,
अन्य प्रक्रियाएं, फिर संसदीय समिति, संसदीय समिति, संसदीय समिति संघ को संसद को मदद करती है, ये पढ़ेंगे संघ विधायिका में। ये जो आपको दिख रहा है संरचना, जैसे हम लोकसभा पढ़ेंगे, तो हम जैसे पढ़ेंगे लोकसभा का सदस्यता बढ़ाने के लिए अभी प्रयास किया गया, तो कुछ संशोधन विधेयक लाए गए, जैसे 131वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया। ठीक है, तो 131वां संविधान संशोधन जो विधेयक है, उसमें प्रस्ताव किया गया कि फिर से परिसीमन होगा, लोकसभा का पुनर्गठन होगा, लोकसभा की सदस्य संख्या बढ़ा दी जाएगी, ये भी पढ़ेंगे इसके अंदर। या परिसीमन विधेयक जो प्रस्ताव किया गया वो क्या है, वो भी पढ़ेंगे। संसद के सदस्य में महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया, वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये डिटेल में पढ़ेंगे, आपको मैं केवल एक रफ आइडिया दे रहा हूं। ये आपको रफ, आपको मैंने पहले बताया कि हम ये इसमें क्या पढ़ेंगे, संघ में हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, संघ भाग 5 है, ये भाग 5 है। संघ पढ़ते हैं तो भाग 5 है। ठीक है, भाग 5 है, पार्ट 5 है। तो संघ क्या है, कितना है, भाग 5 है। इसको हम भाग 5 कह सकते हैं, पार्ट 5 कह सकते हैं। अब इसके अंदर फिर चैप्टर्स आएंगे, तो जो पाठ है वो पाठ आता है इसके अंतर्गत। तो ये हमने संघ का, ये जो हमने ये पढ़ा, इसमें हमें पढ़ना है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, उपराष्ट्रपति, संघ विधायिका, संरचना, संरचना में संसद। इसमें एक चीज बीच में छूट गया, संसदीय पदाधिकारी, ये बीच में छूट गया, संसदीय पदाधिकारी। इसको आप ऐड कर सकते हैं यहां पर, संसदीय पदाधिकारी को आप बीच में ऐड कर दीजिए। बीच में नहीं जगह मिल रहा है, नीचे लिख दीजिए। तो संसदीय पदाधिकारी में जैसे लोकसभा अध्यक्ष हैं, राज्यसभा सभापति हैं, इनको हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें हम संघ में ये पढ़ रहे हैं, यही यूनियन है, यही है। अब एक टेरिटरी बाद में आएगा, टेरिटरी बाद में पढ़ेंगे, पहले यूनियन पढ़ें, संघ पढ़ें। संविधान में चैप्टर क्या लिखा है, संघ, भाग 5 में संघ लिखा है। तो कार्यपालिका में पहले हमको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति है, पहले हम राष्ट्रपति उसमें पढ़ेंगे। अब हम आर्टिकल का यूज करेंगे, लेकिन आर्टिकल से ज्यादा और भी बातों को हम डिस्कस करेंगे। जो आर्टिकल्स संविधान में कुछ बातें लिखी हैं, कुछ व्यवहार में होता है,
तो उसको मिला जुला कर हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम पढ़ना शुरू करेंगे इसमें राष्ट्रपति, इसमें हम पढ़ना शुरू करेंगे, ये जो हमने लिस्ट किया इसमें पढ़ना शुरू करेंगे राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति में हम क्या पढ़ेंगे? प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट में पढ़ेंगे नियुक्ति, पदावधि, योग्यता, महाभियोग, या निष्कासन। राष्ट्रपति की सत्ता स्थिति, राष्ट्रपति की शक्तियां, राष्ट्रपति की शक्तियों के अंतर्गत हम पढ़ेंगे विधायी शक्ति। पहले कार्यकारी लिखते हैं, पहले कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति, सैन्य शक्ति, अन्य। इतना हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और बता दूं ये सबसे लंबा चैप्टर है, सबसे लंबा भाग है। सबसे लंबा, इसमें सबसे ज्यादा समय लगेगा। एक बार इसको जब हम पढ़ लेंगे तो हमारे लिए राज्य पढ़ना आसान हो जाएगा। तो इसको आप लिख लीजिए, ये वाला लिखिए, यहां से लिखना शुरू करिए, हो जाए तो मुझे बताइए। इनको आधे घंटे से बिना वजह चैट कर रहे हैं, इनको ब्लॉक करिए तो कई सारे लोगों को। जो अब टाइप करेगा वो ब्लॉक हो जाएगा। केवल और केवल मुझसे जो बात कर रहा है, जो और बाकी टाइप करेगा वो सारे लोग ब्लॉक हो जाएंगे। आर्यन को ब्लॉक करिए, आयरन बिना वजह की बात है। कृष्ण शर्मा, आर्यन आपस में बात कर रहे हैं, इनको ब्लॉक करिए। ठीक है, इसको लिख लिया, इसके आगे ये लिखिए,
ये लिख लिया। अब ये लिखिए राष्ट्रपति के बारे में। लिख लिया राष्ट्रपति। अब हम लोग एक एक करके पढ़ना। भारत का संविधान मैंने बार बार बोला है, आप एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक खरीद सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है। लिख लिया। अब हम राष्ट्रपति पढ़ना शुरू करते हैं। तो राष्ट्रपति की नियुक्ति पढ़ने के पहले एक थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन राष्ट्रपति का हम कर लेते हैं। इसको पढ़ने के पहले एक इंट्रोडक्शन हम कर लेते हैं। देखिए, हमारे देश में संसदीय प्रणाली है। हमारे देश में संसदीय प्रणाली है, राष्ट्राध्यक्षीय प्रणाली नहीं। संसदीय प्रणाली है, राष्ट्राध्यक्षीय प्रणाली नहीं। संसदीय प्रणाली में संसद के सदस्य सरकार बनाते हैं। संसदीय प्रणाली में संसद के सदस्य सरकार बनाते हैं, और जो वास्तविक अध्यक्ष होता है सरकार का, वो संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है। तो इसमें संसदीय प्रणाली में संसद सदस्य सरकार बनाते हैं, वास्तविक अध्यक्ष या सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, मतलब संसद के प्रति जवाबदेह होती है। संसद को उन्हें आंसर करना होता है संसदीय प्रणाली में। राष्ट्राध्यक्षीय प्रणाली क्या है? तो इसमें राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष सरकार का वास्तविक अध्यक्ष या मुखिया होता है। राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष सरकार का वास्तविक अध्यक्ष या मुखिया होता है। ठीक है। अब भारत में जो प्रणाली पाई जाती है वो संसदीय प्रणाली है। यहां पर भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र का अध्यक्ष है। नाम मात्र का अध्यक्ष है, वास्तविक अध्यक्ष नहीं है। भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र का अध्यक्ष है, वास्तविक अध्यक्ष नहीं है।
राष्ट्राध्यक्षीय प्रणाली ये कहां पाई जाती है? ये वाली प्रणाली राष्ट्राध्यक्षीय प्रणाली ये यूएस में पाई जाती है। यूएस में राष्ट्रपति, यूएस का राष्ट्रपति वास्तविक अध्यक्ष होता है। यूएस में राष्ट्रपति वास्तविक अध्यक्ष है, भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र का अध्यक्ष है। यूएस में राष्ट्रपति वास्तविक अध्यक्ष है, भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र का अध्यक्ष है। और ये जो मॉडल है जो हमने लिया है, ये जो संसदीय प्रणाली, ये जो मॉडल लिया, ये यूके से लिया, इंग्लैंड से लिया। ये हमने इंग्लैंड से लिया है। नाम मात्र का अध्यक्ष, देश नहीं। नाम मात्र मतलब बस केवल उसका नाम चलता है, उसका स्टैंप चलता है। राष्ट्रपति के पास शक्तियां नहीं है, वो शक्तियां प्रधानमंत्री और उसके मंत्री परिषद के पास होती हैं। ठीक है, तो यहां राष्ट्रपति वास्तविक अध्यक्ष है यूएस में, भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र का अध्यक्ष है। भारत में वास्तविक अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री है। सब पढ़ाऊंगा, राष्ट्रपति क्यों नाम मात्र का अध्यक्ष होता है, कैसे उसको नाम मात्र का अध्यक्ष सिद्ध किया जा सकता है, बहुत डिटेल में और अच्छे से हम लोग सब बातें पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सब आपको पता चलेगा। अभी जो आप प्रश्न डाल रहे हैं, पीएम ज्यादा पावरफुल है, प्रेसिडेंट ज्यादा है, ये सब जैसे जैसे आप पढ़ने लगेंगे तो आपको डाउट्स क्लियर होते चले जाएंगे और बहुत अच्छे से आराम से मैं आपको क्लियर करते हुए आगे बढ़ूंगा। ठीक है, अभी एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो पहली बात समझने की क्या है? पहली बात समझने की क्या है कि हमारे यह संसदीय प्रणाली है और इसीलिए हम राष्ट्रपति जब पढ़ते हैं तो राष्ट्रपति को हम पाते हैं कि उसको वास्तविक शक्तियां नहीं दी गई। ठीक है, लेकिन संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति का नाम आता है। संवैधानिक अध्यक्ष है वो, संविधान का सर्वोपरि सबसे ऊंचा सबसे बड़ा अधिकारी राष्ट्रपति है। तो उस संबंध में कुछ प्रावधान है। तो पहली बात, एक आर्टिकल है 52, आर्टिकल 52, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53, संघ की कार्यकारी शक्तियां, संघ की कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। और वह इसका निर्वाह अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। तो 52 आर्टिकल कहता है एक राष्ट्रपति होगा। 53 आर्टिकल कहता है संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, मतलब उसमें अंतर्निहित, निहित, उपस्थित होना, मौजूद होना। ठीक है, और जो पढ़ा रहा हूं पहले उसको पढ़िए। आप लोग अपने मन से प्रश्न बनाते हैं,
बिना वजह के क्वेश्चन जो अभी नहीं पूछने चाहिए वो पूछते हैं, आपस में खुद में डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं, फिर सोचते हैं सर सारा पढ़ें, सभी के लिखे हुए बातें पढ़ें और उसका उत्तर दें। सब एक एक करके क्लियर हो जाएगा। प्रथम नागरिक कौन है, दूसरा कौन है, राष्ट्रपति क्यों नाम मात्र का अध्यक्ष है, कैसे है, अधीनस्थ अधिकारी कौन, सब पढ़ाऊंगा। तो जब मैं पढ़ाता हूं फिर उसके बाद आपको स्लाइड चाहिए। ये देखिए, ये स्लाइड मैंने पढ़ाया, इतनी बातें पढ़ा दी, इतनी बार बोला। तो पहला आर्टिकल कह रहा है कि राष्ट्रपति एक होगा हमारे देश में और संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और उन शक्तियों का प्रयोग वो अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। अगर आप आर्टिकल पढ़ें 53 को, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 52 में लिखा है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये 52 में लिखा है। और 53 में लिखा है कि कार्यपालिका शक्ति या कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी मैं रक्षा बलों वाला पॉइंट बाद में पढ़ाऊंगा, अभी नहीं पढ़ाऊंगा, इतना अभी हम पढ़ेंगे। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है कि राष्ट्रपति कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी और वह उनका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों की मदद से करेगा। अब ये जो अधीनस्थ अधिकारी हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 53 में अधीनस्थ अधिकारी जो लिखा गया है, ये जो अधीनस्थ अधिकारी हैं, इस अधीनस्थ अधिकारी में प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद या प्रशासनिक अधिकारी, जो भी प्रशासनिक अधिकारी देश में काम कर रहे हैं, ये सब अधीनस्थ अधिकारी हैं राष्ट्रपति के। सचिव है, सचिव के नीचे के अधिकारी हैं, ये सब उसके अधीनस्थ अधिकारी हैं। प्रधानमंत्री भी उसका अधीनस्थ अधिकारी। ये सारे कौन हैं? तो ये सब राष्ट्रपति के अधीनस्थ अधिकारी हैं। ठीक है, तो कार्यकारी शक्ति का मतलब हुआ एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर क्या है? जब हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति तो एग्जीक्यूटिव पावर उसमें बताएंगे क्या एग्जीक्यूटिव शक्तियां हैं। ठीक है, और मैं पढ़ा चुका हूं, संघ 5वें भाग में लिखा चुका हूं, ध्यान क्लास पे रखिए आप लोग। बस आपकी मदद के लिए चार्ट देखता हूं कि कुछ बात समझ में नहीं आई तो मैं समझा दूं, बस
इतना ही पर्पस है। तो ये राष्ट्रपति के बारे में दो बात लिखी गई कि संघ का कार्यकारी या कार्यपालिका, कार्यकारी कहिए या इसके स्थान पर कार्यपालिका कहिए। कार्यपालिका, कार्यकारी, इसका अंग्रेजी में प्रयोग होगा एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का संबंध कानून को लागू करने से, कानून लागू करना। ठीक है, कानून को लागू करने संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति के पास है, उसी में निहित है। संघ का कोई भी कानून लागू होता है राष्ट्रपति के नाम पर होता है, या राष्ट्रपति के अधीनस्थ अधिकारी उसको लागू करते हैं। ये राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन की, राष्ट्रपति के नियुक्ति की। राष्ट्रपति की नियुक्ति जब हम बात करें, ये एक्चुअली एक निर्वाचन की प्रक्रिया से होती है। और जिसके लिए अनुच्छेद 54, आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55 दो अनुच्छेद है। इसके लिए आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55 दो अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। 54 का संबंध है निर्वाचन करने के लिए एक निर्वाचक मंडल का, और 55 का संबंध है उस निर्वाचन की प्रक्रिया का। 54 है निर्वाचक मंडल का और 55 है निर्वाचन की प्रक्रिया का, मतलब रीति का। ठीक है, तो 54 क्या है, निर्वाचक मंडल है, और 55 है निर्वाचन की प्रक्रिया है। पहला तो हमारे देश में राष्ट्रपति, इस 54-55 को पढ़ाने के पहले मैं आपको बता दूं, हमारे देश में राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष चुनाव प्रक्रिया से, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रक्रिया से निर्वाचित होता है। निर्वाचित होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया है, प्रत्यक्ष चुनाव नहीं। अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है, तो जिसमें जनता सीधा वोट नहीं करती, वो अप्रत्यक्ष चुनाव है। तो कौन वोटिंग करते हैं भाई, तो इसमें जो वोटिंग होती है, एक निर्वाचक मंडल की बात की गई है। निर्वाचक मंडल, कहीं कहीं पर इसको निर्वाचक गण भी लिखा जाता है, निर्वाचक गण भी इसको लिखा जाता है, पर यह निर्वाचक मंडल होता है। और निर्वाचक मंडल मतलब इलेक्टोरल कॉलेज, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, एक निर्वाचक मंडल बनता है राष्ट्रपति को जो चुनता है। कौन होते हैं निर्वाचक मंडल में, पहला संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। नंबर बी, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जिसमें
दिल्ली और पौंडीचेरी या पुद्दुचेरी की विधानसभा शामिल है। संसद के दोनों सदनों के, जो मैं ऐसे लिख रहा हूं ऐसे लिखते जाइए, अलग से सोचिएगा कि मैं नोट्स बनवाऊंगा, इस चैप्टर में पॉसिबल नहीं है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जिसमें दिल्ली और पुद्दुचेरी की विधानसभा शामिल है। ठीक है, अब इसमें यहां पर जो शब्द प्रयोग किया गया है, पहले एक बार संविधान जो लिखा है इसको देख लेते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक गण, इसको निर्वाचक मंडल, यहां पर ज्यादातर निर्वाचक मंडल ही आपको क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो निर्वाचक मंडल ही लिखा हुआ मिलेगा, निर्वाचक गण कम मिलेगा। मैंने लिखा है इसको निर्वाचक गण भी कहते हैं। तो इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करेगा? निर्वाचक गण के सदस्य करेंगे। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। अब इसमें स्पष्टीकरण में लिखा है, इस अनुच्छेद और 55 में राज्य के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र और पौंडीचेरी संघ राज्य क्षेत्र है। ये 70th अमेंडमेंट से आया है, 70वें CAA 1992 से इसको डाला गया है। तो ये जो हमने इसको लिखा है, जिसमें दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा शामिल है, ये 70th CAA 1992। अब यहां समझने की बात है, यहां शब्द निर्वाचित सदस्य, इसका मतलब यह हुआ जो यहां निर्वाचित सदस्य शब्द का प्रयोग है, इसका मतलब है, इसका एक्सप्लेनेशन मैं यहां पर लिख रहा हूं, मनोनीत सदस्य, मनोनीत का मतलब नाम निर्देशित, नोमिनेटेड, इस मनोनीत सदस्य इस निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं है, इस निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं है। अभी राज्यसभा में आपको मैं पढ़ाऊंगा, राज्यसभा की संरचना पढ़ाते समय 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है राज्यसभा में। लिटरेचर मतलब साहित्य, कला, आर्ट्स, साइंस विज्ञान और समाज सेवा, सोशल सर्विस, 4 क्षेत्र से 12 लोगों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है, नाम निर्देशित किया जाता है। मतलब जो चुन के नहीं आते, राष्ट्रपति उनको मनोनीत करता है। तो यह आपको लिखना है, मनोनीत सदस्य, बॉक्स बनाकर साइड में लिख दीजिए, मनोनीत सदस्य
जो राज्यसभा में अभी 12 नॉमिनेट होते हैं वो निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो मनोनीत सदस्य नॉमिनेटेड मेंबर्स निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं है। यानी राज्यसभा के जो 12 सदस्य हैं निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं है। पहले क्या होता था, राज्यसभा के अलावा लोकसभा में भी दो एंग्लो इंडियन को, लोकसभा में भी 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किया जाता था। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ, उसके बाद एंग्लो इंडियन को वहां से हटा दिया गया। ठीक है, तो 2 सदस्य लोकसभा में मनोनीत होते थे, विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन मनोनीत होता था। अब वो नहीं, 104 अमेंडमेंट से अब नहीं। उसके बारे में मैं आपको लोकसभा राज्यसभा पढ़ाते समय और डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो लोकसभा में 2 और विधानसभाओं में 1 मनोनीत होते थे पहले, अब वो नहीं है, तो उसके बारे में बात करना महत्वपूर्ण नहीं। अभी मनोनीत सदस्य कहां होते हैं, राज्यसभा में होते हैं 12। अभी मनोनीत सदस्य कहां होते हैं, राज्यसभा में होते हैं। ये जो मनोनीत सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते। यानी जो निर्वाचक मंडल होता है, निर्वाचक मंडल में सदन के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होंगे, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, निर्वाचित सदस्य विधानसभा के भी होंगे। ठीक है, और विधानसभा राज्य शब्द का प्रयोग है। दिल्ली तो पूरा राज्य है नहीं, पौंडीचेरी तो राज्य पूरा है नहीं, दिल्ली पूरा राज्य नहीं है, पौंडीचेरी पूरा राज्य नहीं है। संविधान में लिखा है राज्य की विधानसभा। तो चूंकि दिल्ली और पौंडीचेरी में विधानसभा बना दी गई, दिल्ली और पौंडीचेरी में विधानसभा बना दी गई, तो दिल्ली और पौंडीचेरी की विधानसभा के लोगों को जोड़ दिया गया। 1992 में 70वां संशोधन किया गया, तो 17th अमेंडमेंट के बाद दिल्ली और पौंडीचेरी को जोड़ दिया गया। ठीक है, तो राज्य की विधानसभा में दिल्ली और पुदुचेरी या पौंडीचेरी जिसको कहते थे पहले, उसकी विधानसभा भी शामिल है। ठीक है, तो निर्वाचक मंडल इसका, भारत में निर्वाचक मंडल इसका चयन करेगा। राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए निर्वाचक मंडल होगा। अब निर्वाचक मंडल जो चुनाव करेगा उसकी रीति क्या होगी, उसकी प्रक्रिया क्या होगी। निर्वाचन प्रक्रिया या रीति, प्रोसेस क्या होगी। तो पहला तो ये कि इसमें मतदान का, मतों का मूल्य निर्धारित किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में मतों का मूल्य निर्धारित किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो कि अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में, क्योंकि जनसंख्या के
अनुपात में चुनाव करने की शक्ति हो। मतलब ये डिपेंड करता है, जिसकी जनसंख्या जितनी ज्यादा जहां की होगी उसके पास चुनाव करने की शक्ति उतनी ज्यादा होगी। इसके लिए संविधान में एक शब्द प्रयोग किया गया है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, राष्ट्रपति के चुनाव में यह प्रक्रिया लागू होती है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, समानुपातिक प्रतिनिधित्व। समानुपातिक प्रतिनिधित्व। यानी निर्वाचन के लिए जनसंख्या के आधार पर व्यक्ति की वोटिंग मत का वैल्यू होगी। तो वोट देने वाले कौन कौन से लोग हैं? एक तो संसद के सदस्य हैं, निर्वाचित संसद सदस्य। दूसरा विधानसभा सदस्य हैं, विधानसभा सदस्य। ठीक है, विधान परिषद नहीं होता इसमें, विधान परिषद को नहीं होता। ठीक है, तो विधानसभा के सदस्य की मत का मूल्य पहले निकाला जाता है। इसमें विधानसभा सदस्य के मत का मूल्य पहले निकाला जाता है। वोट की वैल्यू पहले निकाली जाती है। किसकी? विधानसभा की। तो कैसे निकलती है? तो विधानसभा के सदस्य के मत का मूल्य होता है राज्य की कुल जनसंख्या डिवाइडेड बाई एमएलए की कुल संख्या गुना 1/1000। राज्य की कुल जनसंख्या बटा एमएलए की कुल संख्या गुना 1/1000। इससे एमएलए का वोट वैल्यू निकलता है। ठीक है, एमएलए का वोट वैल्यू निकल गया। कैसे निकलेगा एमएलए का वोट वैल्यू? तो राज्य की कुल जनसंख्या बटा एमएलए की कुल संख्या, इससे निकलेगा। सांसद का वोट वैल्यू कैसे निकलेगा? अब निकलेगा संसद सदस्य का वोट वैल्यू मत का मूल्य। ये कैसे निकलेगा? तो सभी राज्य के कुल एमएलए का कुल मत मूल्य सभी राज्य के कुल एमएलए का कुल मत मूल्य डिवाइडेड बाई सांसदों की कुल संख्या। जितना एमएलए की सारे राज्यों में जितने एमएलए की वैल्यूज निकल रही है उसमें सांसदों की संख्या से डिवाइड कर देंगे तो कुल मत मूल्य निकल आएगा। अब इसको मैं थोड़ा डिटेल में कल की क्लास में समझाऊंगा थोड़ा सा और।
इसको समझाऊंगा, थोड़ा और एग्जाम्पल देके समझाऊंगा। मतलब राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो उसमें जनसंख्या को के प्रतिनिधित्व के आधार पर वोट की वैल्यू होगी, और उसके लिए एमएलए का वोट वैल्यू निकलता है, एमपीस का वोट वैल्यू निकलता है। एमएलए का वोट वैल्यू सिंपली, बहुत सिंपल तरीका है एमएलए का वोट वैल्यू निकालने का, राज्य की कुल जनसंख्या डिवाइडेड बाई एमएलए की कुल संख्या गुना 1/1000, यानी 1000 से फिर उसको डिवाइड कर दीजिए तो एमएलए का वोट वैल्यू निकल आएगा। एमएलए का वोट वैल्यू निकल आएगा तो फिर आप एमपी का वोट वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है। अब जिस राज्य, अलग अलग राज्यों के एमएलए के वोट वैल्यू अलग अलग होते हैं। जैसे आप यूपी में देखेंगे तो यूपी में लगभग 207-8 के आसपास एक एमएलए का वोट वैल्यू होता है। तो अलग अलग राज्यों की आबादी अलग अलग है तो उनके वोट वैल्यू अलग अलग होंगे। थोड़ा सा और इस पर मैं और डिटेल में थोड़ा सा और बात करूंगा कल की क्लास में। ठीक है। जनगणना बताऊंगा कल, कैसे जनगणना कौन सी ली जाएगी राष्ट्रपति के चुनाव में, ये सब बातें हम लोग कल करेंगे। अब क्या जो ऐसा क्वेश्चन है जो छूट रहा था, जो चीजें, और मैंने जो अभी आपको बताया है कि जो लोग बिना वजह डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमारी टीम बैठी हुई है, सबको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। जो लोग बिना वजह डिस्टर्ब करेंगे कल की क्लास में वो डिलीट हो जाएंगे, वो हटा दिए जाएंगे। ठीक है। हाँ, जो छूटता है आप लोग दोबारा क्लास देख लीजिए और देख करके उसको लिखिए। अगली क्लास बार बार पूछते हैं मुझे, कैसे पता चलेगा? अगली क्लास मुझे नहीं पता है। हाँ, फंडामेंटल ड्यूटीज छोटा सा है, उसमें कुछ नहीं है वैसा। अभी सब पढ़ाऊंगा, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहिए। कल बात करते हैं, कल मिलते हैं तो कल इस पर और बात करेंगे।